अल्कोहलिक्स अनोनिमस। ये वो किताब 10 अप्रैल 1939 को बनी। अ, कहीं ना कहीं इस किताब का मुद्दा अगर देखें तो इसके पीछे रीजन जो था दोस्तों, वो रीजन कहीं ना कहीं मोटिव था पैसे कमाने का। मोटिव था कुछ और बड़ा करने का, जिसके लिए इस बुक को लिखा जाना था। शुरुआत जो हुई, जब इस बुक के बारे में आइडिया आया गया तो आइडियाज एक दो अलग और थे, लेकिन वो आइडियाज के लिए पैसा चाहिए था। अगर आपको एक चेन ऑफ वेलनेस सेंटर्स, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खोलने हैं, तो बिल और बॉब और बाकी जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, हैंक पाकर्स, फिट्स मायो, ये सब लोग जब इधर उधर भटक रहे थे, अपनी संस्था को आगे कैसे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, और उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करें वो कैसे करें, तो इनको ख्याल बहुत सारे आए थे। जिसमें पहला ख्याल था कि वो एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खोलेंगे जहां पर डिटॉक्स भी करेंगे अल्कोहलिक का, उसकी केयर करेंगे, उसको जो है शराब से दूर रहने के तरीके देंगे डिटॉक्स होने के बाद। तो वो हॉस्पिटल कोई भी ऐसा कुछ था नहीं जिसकी इन्होंने सोच ली थी कि भाई हम बहुत ही एक सरकारी तरीके का, या पैसे बहुत कम लिए जाएंगे इस तरीके से हम करेंगे। दूसरा इन्होंने सोचा था कि पैसा उसके लिए भी बहुत चाहिए था दोस्तों। दूसरा इन्होंने सोचा था कुछ मिशनरीज, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे और वहां पर लोगों को ट्रेन करेंगे बुला करके, और उनको अलग अलग देश में विदेश में अलग अलग जगह भेजेंगे, और उनसे जो है ए का मैसेज फैलवाएंगे। मिशनरीज का काम यही होता है दोस्तों कि कैसे, जैसे क्रिश्चियनिटी में जो मिशनरीज होते थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने के लिए, रिलीजन की फैलावट के लिए बहुत जगह जा करके बोलबाला करते थे, और लोगों को प्रेरित करते थे कि वो अच्छी चीजों से जुड़े, धर्म से जुड़े। वैसे ही इन्होंने सोचा था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस से जुड़ने के लिए, इस संस्था से जुड़ने के लिए, जिसका नाम अभी तक कोई भी रखा नहीं गया था, कोई नाम नहीं था हमारे पास। 1939 10 अप्रैल तक कोई भी नाम नहीं था, और ये सब जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, 1936 37 में ये सब चीजें इनको ख्याल आने लगी थी। ये दोनों चीजों के लिए पैसा चाहिए था, मैन पावर चाहिए थी, जो कि इनके पास नहीं थी। तब इन्होंने एक चीज सोची कि क्यों ना हम एक बुक लिख डालें। उस बुक से लिखने के बाद जब वो बुक बिकेगी, उससे जो पैसा इकट्ठा होगा, फिर हम ये दोनों चीजें पॉसिबल कर पाएंगे। और इन्होंने बुक लिखनी स्टार्ट की। बहुत ही ज्यादा रोल रहा जॉन डी रॉकफेलर। बार बार मैं बहुत अच्छे से उनका नाम जरूर लेता हूँ हर बारी, क्योंकि हमारी संस्था के बनाने में उनका बहुत अहम रोल रहा है। शुरुआत से ही ये सब आइडियाज उन्होंने खारिज कर दिए थे, हॉस्पिटल्स का, मिशनरीज का, ट्रेनीज का, ये सब उन्होंने खारिज कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि बिग बुक का आइडिया, एक किताब लिखने का जो आइडिया है, ये आपका ठीक है और आप गो फॉर इट। और उन्होंने थोड़ी सी स्टाइपेंड के रूप में एक ट्रस्ट बना करके, जो है स्टाइपेंड के रूप में हर हफ्ता पैसे आने लग गया था बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब को, थोड़ा थोड़ा पैसा। अब ये यहाँ से शुरुआत हो गई थी बिग बुक के लिखने की। और मेन ऑब्जेक्ट जो है, मैंने बताया कि प्रॉफिट्स चाहिए थे इनको, ताकि उस प्रॉफिट्स को वो हॉस्पिटल्स मिशनरीज में यूज करें, जो कि जॉन डी रॉकफेलर साहब मना कर चुके थे। उस समय के बहुत बड़े दानी, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े सोशलिस्ट थे। और ऑब्जेक्ट तो था कि भाई हॉस्पिटल्स और मिशनरीज, लेकिन बिग बुक का अगर लिखने का कोई मेन ऑब्जेक्ट था, उस बिग बुक का लिखने का मेन ऑब्जेक्ट था दोस्तों, कि प्रॉब्लम जो है हमारी अल्कोहलिज्म, उसके बारे में क्लियर मैसेज मिल पाए उस किताब से, सोल्यूशन मिल पाए, और प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन मिल पाए जो उस समय के लोग जी रहे थे। वो प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन दोस्तों, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से 6 कदमों से अब 12 कदमों में कन्वर्ट होने वाला था।
बिग बुक के माध्यम से अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये जो किताब लिखी जाने वाली थी, अभी बिल डब्ल्यू साहब को भी नहीं पता था कि वह ऑक्सफोर्ड के जो 6 कदम हैं और विलियम जेम्स की जो रीडिंग्स हैं, विलियम जेम्स की जो स्टडीज हैं, उनकी हेल्प से, और रिचर्ड पी बॉडी की भी जो कॉमन सेंस ऑफ ड्रिंकिंग किताब है उनकी हेल्प से, सैमुअल शूमाकर, जो फादर सैमुअल शूमाकर कैलवरी चर्च में होते थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप न्यूयॉर्क में आकर के शुरू किया, उनकी हेल्प से, फादर एडवर्ड डाउलिंग, उनकी हेल्प से, ये सारी हेल्प मिला करके, एक दो मेंबर्स और, एक दो और बहुत अच्छी हस्तियां थी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 कदम ही नहीं, ये सब लोगों का मिल करके जो चीजें डली, और वो डल करके आई हमारी बिग बुक के 12 कदमों का रूप लिया, प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना। और उसमें हम देख पाए कि हमारी प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी क्या है, अल्कोहलिज्म, प्रॉब्लम का सल्यूशन। और दोस्तों, प्रॉब्लम अल्कोहलिज्म हमें डॉक्टर सिलफर्द ने दी, सल्यूशन उसका हमें मिला डॉक्टर कालियुग की तरफ से, और उसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उसका तरीका, प्रोसेस, वो हमें मिला ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ये दो तीन जो लोग थे, सबने मिलकर के हमें हेल्प की, और बिल डब्ल्यू साहब ने एक क्यूरेटेड प्रोग्राम, एक कस्टमाइज्ड प्रोग्राम शराबी के लिए, अल्कोहलिक के लिए वो बना दिया। ये वो किताब है दोस्तों, सिर्फ अल्कोहलिक्स के लिए किताब नहीं है ये, जबकि अल्कोहलिक्स के घर वालों के लिए, अल्कोहलिक्स के काम धंधे वालों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, जो दोस्त यार जानकार, वो सब भी इस किताब को पढ़ करके देख सकते हैं कि कैसे अल्कोहलिक की डीलिंग होती है इस दुनिया से। साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल जितने प्रोफेशनल्स हैं जो अपने आप को कहते हैं, जो रिहैब्स, वेलनेस सेंटर्स, इन सब चीजों से जुड़े हैं, जो कि अल्कोहलिज्म से जुड़ी है कहीं ना कहीं, उन सब के लिए ये किताब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि हम सब भाई, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एंट्री की गई है, वो हम सोसाइटी के थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू करते हैं। पहला कांटेक्ट बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि फैमिलीज का, जानकारों का एए में बनता है, उसकी वजह से अल्कोहलिक जो है मीटिंग्स में आ पाता है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप में आ पाता है, और उसके बाद रिकवरी में आ पाता है। अल्कोहलिज्म का बहुत बहुत जो है व्याख्यान पहले भी किया गया, लेकिन जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हमें यहाँ पर दिया, जिससे बिल डब्ल्यू को रिकवरी मिली, वो सब हम यहाँ पर भी आगे पढ़ेंगे। और दोस्तों, यहाँ मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि किताब का नाम जो है, सबसे पहले बना था अल्कोहलिक्स अनोनिमस। ये जो हम ब्लू ब्लू बुक, ये जो हमारे सामने है इस समय, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अभी बिग बुक का जिक्र नहीं है, बिग बुक नहीं लिखा है, आगे वो हमें बता देगा कि बिग बुक क्यों पड़ा था इस किताब का नाम। मैं यहाँ पर फेलोशिप की बात जरूर करना चाहूंगा कि फेलोशिप की नाम जो है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बाद में पड़ा था दोस्तों। सबसे पहले अगर कोई नाम पड़ा था जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहलाया गया, वो पड़ा था इस किताब का। और आज इस किताब को कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक अलग ही प्रोग्राम्स चल पड़े हैं जो बिग बुक ओरिएंटेड नहीं है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ओरिएंटेड ज्यादातर देखा गया है, नहीं है। लेकिन शुरू से अगर कोई नींव बनी है, शुरू से अगर रिकवरी ली है किसी ने, तो वो इन्हीं 164 पेजेस से ली है। यही वो पेजेस हैं जहां से हमारा प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन निकला है। उसके बाद इसमें एडिटिंग्स, इसमें एडिशंस, इसमें मॉडिफिकेशंस जो हुए, वर्कबुक्स हुए, सब हुए, मुझे नहीं पता, मेरा जो है एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे हैं या क्या है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मुझे बिग बुक से, मुझे इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की किताब से प्रॉपर प्रोग्राम मिला, और आज मेरे को हर दिन के हिसाब से वो प्रैक्टिस करने में बहुत मदद मिलती है इससे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहला पेज हमारे को क्या बोलता है, द स्टोरी ऑफ हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हैव रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहलिज्म।
ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो किताब है, ये बताती है मुझे कि कैसे कई सौयों हजारों स्त्री और पुरुष, कैसे ऐसे लोग थे या लोग हैं जो शराबीपन के चंगुल से बाहर आने में मदद मिल रही है उन्हें, कैसे वो शराबीपन से दूर हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पहली ही पेज पर इसने क्लियर कर दिया है कि शराब के चंगुल से बाहर नहीं निकालेगी ये मुझे शराबीपन के चंगुल से बाहर निकालेगी। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था शराब से दूर रहने, लेकिन मिल मुझे कुछ और गया। मिल मुझे उससे भी डबल, उससे ट्रिपल चौल वास्ट चीज मिल गई, जो कि थी शराबीपन से दूर रहना। मुझे वो पीस ऑफ माइंड, वो सेरेनिटी, वो खुशी, वो आनंद, वो सब कुछ मिलने लगा जो कभी मैंने कल्पना नहीं की थी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। सेम एज इट इज दोस्तों, जैसे उन्होंने ये सोचा था कि इस किताब से पैसे कमाएंगे और हॉस्पिटल्स खोलेंगे, उनको नहीं पता था कि क्या क्रांति लाने वाले हैं वो लोग इस किताब के थ्रू। और वो क्रांति आई, वो रेवोल्यूशन, वो मूवमेंट, वो मुहिम ऐसी छिड़ गई कि आज वो संभाले नहीं संभल रही हैं। इस किताब की, अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की किताब की, आज तक की मेरे ख्याल से 37-38 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं, या इससे ज्यादा ही बिक चुकी हैं। 70 या 77 से ऊपर लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये ट्रांसलेट की जा चुकी है। इसकी व्याख्या इस इतनी हो चुकी है, इतनी पब्लिसिटी इसकी हो चुकी है, इतना लोग इसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, तभी तो इतनी ट्रांसलेशन हुई हैं लोग। फर्स्ट टाइम्स मैगजीन के फर्स्ट 100 किताबों में से ये किताब एक आती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर लाखों बुक्स होंगी, उसमें से फर्स्ट 100 में हमारी किताब का नाम है। क्यों? क्योंकि ये किताब ओरिजिनल रिकवरी देती है मुझे, ओरिजिनल प्रॉब्लम बताती है और ओरिजिनल सोल्यूशन भी बताती है मुझे। सोचा नहीं था, सोचा था पैसे कमाएंगे, निकला कुछ और। सेम, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, सोचा था शराब से दूर हो जाऊंगा, हुआ कुछ और। एक ऐसा बेहतर जीवन दे दिया इसने, किताब में। बहुत लोग गालियां दे सकते हैं, बहुत लोग कुछ भी कह सकते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में, कुछ भी, सब कुछ आजादी दी है इस प्रोग्राम ने मुझे। हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की परंपराएं मुझे आजाद करती हैं कि मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स में, चाहे मैं इस प्रोग्राम के बारे में ही बोलूं। क्यों? क्योंकि हमारा जो परंपरा तीसरी है वो हमें बोलती है कि अगर मेरी शराब से दूर रहने की इच्छा है तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूं और मुझे शेयर करने का हक है, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मेंबरशिप और फेलोशिप की बात हो रही है। मेंबरशिप की और फेलोशिप की बात तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हो रही है कि भाई मेंबर कुछ भी बोल सकता है, गलत सही कुछ भी कह सकता है। अगर रिकवरी चाहिए अल्कोहलिज्म से, जैसा कि पहले 100 लोगों ने जब इस किताब को लिखा था दोस्तों, तब 40 लोग थे। बिल विल्सन, विलियम ग्रिफिथ विल्सन इसके पहले प्राइमरी ऑथर हैं, और बाकी सब ने मिलकर के इसको एडिट किया, बातें की, सलाहें दी अपनी। लेकिन असली रिकवरी जो है अल्कोहलिज्म की, जैसे उन सब लोगों ने मिली 1936-37 में जब आइडिया आया, तब ये लोग 40 थे। 1939 10 अप्रैल तक, जब तक ये किताब बन करके तैयार हुई, तब ये लोग हो चुके थे 70 या 71। 29 लोग शराबियों की जो फैमिलीज थी, बीवियां शराबियों की, शराबियों के कोई माँ बाप में से, जो लोग इस मुहिम के साथ बिल का साथ दे रहे थे, वो टोटल मिला करके इन्होंने 100 कर दिया था। उस 100 लोगों जैसी रिकवरी अगर मुझे चाहिए, तो फिर मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो ये किताब मुझे बोलती है करने के लिए। ये किताब जो अल्कोहलिज्म से रिकवरी के लिए प्रॉपर डीलिंग करती है। इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, सॉलिड रिकवरी आती है इस किताब से। लेकिन वो कहाँ से? जब तक वर्किंग नहीं होगी 12 कदमों पे, तब तक नहीं हो सकती। और वो वर्किंग, मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा बेस मुझे बिग बुक से मिला, तो मैं उसी के बारे में बोलूंगा। और क्या है एडिशंस मॉडिफिकेशंस जो बहुत लोगों ने की और वहां से निकली, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं उन चीजों से गुजरा नहीं हूं। एक डॉक्टर्स ओपिनियन जो लिखवाया गया, उसको चैप्टर का रूप नहीं दिया गया,
वो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने, विलियम डंकन सिल्कवर्थ ने लिखा था वो चैप्टर। और उन उसको प्रीफेस के बाद इन्होंने विदाउट एनी चैप्टर नंबर डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक्सपीरियंस, होप एंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, पुख्ता पुख्ता चीजों की बात करते हैं हम लोग ओपिनियंस की बात नहीं करते। तो ओपिनियन जो है आउट ऑफ द अल्कोहलिक, जो अल्कोहलिक नहीं है वो तो दे सकता है ओपिनियन, लेकिन वो हमारी किताब का मेन चैप्टर कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो शराबी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो दोस्तों प्रीफेस शुरू करते हैं। दिस इज, मेरे पास जो किताब से मैं पढ़ रहा हूँ ये थर्ड एडिशन की है। प्रीफेस इसका मैं शुरू कर रहा हूँ। दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द बुक अल्कोहलिक्स अनोनिमस। द फर्स्ट एडिशन अपीयर्ड इन अप्रैल 1939 एंड इन द फॉलोइंग 16 years मोर देन 3 लाख कॉपीज वेंट इनटू सर्कुलेशन। 1939 से लेके 1955 तक जो है 3 लाख कॉपीज इसकी बिक चुकी थी। द सेकेंड एडिशन published in 1955 reached a total of more than 11,50,000 copies। 11.5 लाख कॉपीज बन चुकी थी, बिक चुकी थी 1955 में। और बिकॉज दिस बुक हैज बिकम द बेसिक टेक्स्ट फॉर आवर सोसाइटी। दोस्तों बेसिक टेक्स्ट, ये किताब हमारी जो सोसाइटी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, इसकी बेसिक टेक्स्ट बन चुकी थी। बेसिक टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? अगर मैं बात करूं, जब मैं स्कूल में था तब हमारे को एक टेक्स्ट बुक लगाई जाती थी क्लासेस में। वो टेक्स्ट बुक होती थी, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मेरी जो दिल्ली में मैं रहता हूँ तो वहां पर क्लासेस में एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाती थी। और उसको बोला जाता था कि ये आपकी टेक्स्ट बुक है, दिस इज योर बेसिक टेक्स्ट। बेसिस ऑफ द पढ़ाई, किसी भी चैप्टर की, किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक पढ़ाई अगर मुझे करनी है तो मुझे उस किताब पे जाना है। 10th और 12th यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं, और वहां पर बताया जाता था, टीचर्स बोलती थी। हाँ, सब बच्चे क्या करते थे, वो अलग अलग किताबें ले आते थे। मैथ्स के लिए आर डी शर्मा, उसके लिए ये वी के अग्रवाल, उस चैप्टर के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग, कोई एग्जाम्पलर्स ले आते थे, कोई गाइड्स ले आते थे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मॉक मॉक पेपर्स ले आते थे। अलग अलग चीजें, टुगेदर विद फिजिक्स, टुगेदर विद साइंस, वो सब चीजें लेके आते थे। लेकिन टीचर्स हमेशा क्या बोलती थी कि सबसे पहले कंसेप्ट्स क्लियर करो, सबसे पहले टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। एक टेक्स्ट बुक क्या होती है दोस्तों? एक जरिया होता है जहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो टीचर्स हैं हमारे, जो राइटर्स हैं उस किताब के, वहां से हम बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं। फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या ये सब्जेक्ट हमें बोलना चाह रहा है, इसके कंसेप्ट्स जब क्लियर होंगे, उसके बाद हम उसके लिए कोई भी एडिशनल चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन पहली टीचिंग आएगी हमारी टेक्स्ट बुक से। तो वो टेक्स्ट बुक हमारी अगर है मेरे लिए, तो वो है ये। कई बार हमारी टीचर्स ये बोलती थी कि 10th 12th की आप जो इतना परेशान हो रहे हो कि सीबीएसई बोर्ड्स में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, आप सिर्फ अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही फॉलो कर लो तो भी यू कैन स्कोर 80 90 प्लस। बच्चे लगे रहते थे। ये मुझे साफ साफ ये बताता है कि सबसे पहले मैं इसको तो कर लूं, और चीजें मैं कर लूंगा, लेकिन फंडाज क्लियर करने हैं तो मुझे बेसिक टेक्स्ट की जरूरत है, जो कि मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये जादुई नीली किताब देती। And has helped such large numbers of alcoholic men and women to recovery, there exists a sentiment against any radical changes being made in it। कोई भी फंडामेंटल चीजें होती है ना दोस्तों, 1+1 2 ही रहता है, उसको हम बदल नहीं सकते। ये वो बेसिक टेक्स्ट है मेरा जो 1+1 2 बताता है मुझे। मेरा दिमाग मुझे बोलता है कि मैं 1+1 को और कुछ करके देख लूं, कुछ और तिकड़म लगा लूं। लेकिन जैसे जैसे मैं रिकवरी में आता हूँ तो मेरा इमोशन सेटअप हो जाता है। उसके बाद इसमें से कोई भी चीज को, कि ये चीज, ये पैराग्राफ आगे पीछे हो गया, ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, मेरा एक भाव जुड़ जाता है इस किताब से। और उसके बाद मैं कहीं ना कहीं एक छोटा सा हटी सा हो जाता हूँ कि नहीं नहीं, इस किताब में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, इस किताब की वजह से मुझे रिकवरी मिली है, इस किताब की वजह से मेरी जान बची।
Therefore, the first portion of this volume describing the AA recovery program has been left untouched in the course of revisions made for both the second and the third editions. The section called the doctor's opinion has been kept intact just as it was originally written in 1939 by the late Dr. William D. Silkworth, our society's great medical benefactor. सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे ज्यादा वाउच करने वाला अगर कोई इंसान बिल डब्ल्यू को मिला तो वो डॉक्टर सिल्कवर्थ मिले, जिन्होंने ये नहीं बोला कि कि बिल डब्ल्यू, तुझे जो व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ है वो तू पागल हो गया है और तुझे फिर से हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी शराबी की बात को इतनी जल्दी मान नहीं पाता है, लेकिन डॉक्टर विलियम डी सिल्वर ने मानी और उन्होंने कहा जो भी हुआ है, बेटर स्टिक ऑन टू इट, अच्छा हुआ है तेरे साथ, तू ऐसा ही कर। कोई भी डॉक्टर अपने ही हॉस्पिटल में एक शराबी को दूसरे शराबी से बात करने की अनुमति नहीं देता है कि ये अपना दिमाग खराब भी तो है ही इसका, ये उनका भी दिमाग खराब कर देगा। लेकिन इन्होंने हेल्प की, इन्होंने बिल डब्ल्यू को अलाउ किया। ये दो चीजें आज हमारी बेस बन गई रिकवरी की, बिल डब्ल्यू की वजह से। The second edition added the appendices, the 12 traditions, and the directions for getting in touch with AA, but the chief change was in the section of personal stories. धीरे धीरे स्टोरीज चेंज की गई दोस्तों। फर्स्ट एडिशन में ऐसी स्टोरीज थी जो कि अब देखो, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन वो स्टोरीज इसलिए चेंज हुई थी क्योंकि उन सभी भाइयों ने कहीं ना कहीं पी ली थी शराब, रिलैप्स कर गए थे, जिस वजह से अब वो उनकी स्टोरीज को हटाना पड़ा। फर्स्ट एडिशन में से कुछ स्टोरीज ऐसी हटाई गई, कुछ स्टोरीज और ऐड की गई ताकि वैरायटी बने लोगों को पढ़ने के लिए। Bill's story, Dr. Bob Nightmare, and one other personal history from the first edition were retained intact. ये हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं दोनों ही। और एक और पर्सनल हिस्ट्री जो हमारे बिल डी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस नंबर 3, वो भी वैसे की वैसी रही। न्यू वर्जन्स ऑफ टू स्टोरीज were written with new titles. 30 completely new stories were added, and the story section was divided into three parts under the same headings that I use now. इन दिस थर्ड एडिशन, पार्ट 1, पायनियर्स ऑफ ए, जो हमारे ए के पायनियर्स थे, पुराने दिग्गज, वो अभी भी अनचेंज्ड हैं, वो स्टोरीज भी अनचेंज्ड हैं। 10 stories have been included from the second edition, 3 stories part 1, 4 stories from part 2 and 3 stories from part 3। ये दोस्तों तीनों पार्ट्स में बता रहा है कैसे कैसे फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन में चेंजेस किए गए। मेन मुद्दे की बात अब आते हैं, ऑल चेंजेस मेड ओवर द इयर्स इन द बिग बुक। यहाँ दोस्तों नाम आ जाता है बिग बुक का। कोई भी मुझसे अगर पूछता है कि भाई ये किताब का नाम तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, आप कैसे बोलते हो इसको बिग बुक, तो यहाँ मुझे पुख्ता सबूत मिल रहा है दोस्तों। ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, ए मेंबर्स फॉन्ड निकनेम फॉर दिस वॉल्यूम। एक प्यार में रखा हुआ, एक लाड में रखा हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबरों के द्वारा नाम रखा गया है, और वो है बिग बुक। अच्छा, अगर फैक्चुअली बात करें तो बिग बुक नाम कैसे पड़ा। उस समय इन्होंने अट्रैक्शन के लिए बड़े बड़े, एक तो अट्रैक्शन से भी पहले मैं कहना चाहूंगा, बजट बहुत कम था, तो इन्होंने बड़ी हल्की क्वालिटी का पेपर लगाना पड़ा था इनको प्रिंटिंग के लिए। वो हल्की क्वालिटी का पेपर बहुत मोटा आता था। वो मोटा पेपर अब हल्की क्वालिटी है और मोटा है, तो उस वजह से ये किताब, हर एक पेज आज की डेट में तो पतला है, लेकिन उस समय आप कल्पना कीजिए काफी मोटा पेपर एक हो, और ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, 164 पेजेस तो ये हो गए। और उसके बाद स्टोरीज सेक्शन, ये सारे मिलकर के बहुत ही मोटा जत्था सा बन गया था। ये बहुत मोटी एक किताब सी बन गई थी, और इन्होंने जानबूझकर वो पेपर बड़ा साइज का लिया था। इन्होंने ये सोचा था कि जितनी बड़ी किताब दिखेगी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, उतनी ज्यादा दूर से जो है अपील करेगी और बिकेगी भी ज्यादा। और दोनों तरफ जो क्या कहते हैं इसको, साइड्स में ये जो मार्जिन्स हैं, ये मार्जिन्स बहुत ज्यादा थे। मैटर जो लिखा हुआ था बीच में, और लेफ्ट और राइट मार्जिन्स बहुत ज्यादा थे। इसीलिए भी इसको बिग बुक कहा जाता था, क्योंकि ये बड़ी सी मोटी सी किताब लगती थी दूर से देखने में, और साइडों में जगह बहुत थी दोनों तरफ। तो वैसे भी वजन में भी और साइज में भी ये दोनों में ही बहुत ज्यादा दिखती थी। इस वजह से भी बिग बुक कहा जाता था इसको। और मेंबरों ने इसको अपना एक निकनेम डाल दिया था, एक प्यार में, लाड में, भाव में बोल दिया था कि भाई ये हमारी बिग बुक है। हैव हैड द सेम पर्पस,
सारे चेंजेस का सिर्फ एक पर्पस था। वो पर्पस ये था टू रिप्रेजेंट द करेंट मेंबरशिप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस मोर एक्यूरेटली एंड देयर बाय टू रीच मोर अल्कोहलिक्स। एक ही उद्देश्य था कि अभी क्या है मेंबरशिप का स्टेटस, और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स तक ये पहुंची जाए, अलग अलग वैरायटी ऑफ गार्डन वैरायटी ऑफ अल्कोहलिक्स तक कोई भी कहानी किसको हिट कर जाए पता नहीं, इसीलिए बार बार उसमें एडिशंस मॉडिफिकेशंस कहानियों में ये करे गए। इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, अब ये किताब साफ साफ मुझसे पूछ रही है दोस्तों, अगर मुकेश तुझे प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग से, शराब से समस्या है, तो ये किताब ऐसा उम्मीद करती है, वी होप दैट यू मे पॉज इन रीडिंग वन ऑफ द 10 पर्सनल स्टोरीज एंड थिंक। मैं मीटिंग में आया था दोस्तों, मैंने यही सुना था, आप लोगों की पर्सनल स्टोरीज ही आप लोगों ने जनरल वे में मुझसे शेयर की, और मैंने सोचने, मुझे सोचने पर मजबूर किया, हाँ ये मेरे साथ हुआ है, यस दैट हैपेंड टू मी। यही सेम शेयरिंग्स के तौर पर, कहानियों के तौर पर मैं पीछे पढ़ सकता हूं, और उसमें से पढ़ करके मैं ये देख सकता हूं हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है। या फिर यस आई हैव फेल्ट लाइक दैट, हुआ तो नहीं है लेकिन मेरी फीलिंग्स इसी तरीके से थी जो ये बंदा बात कर रहा है, जो ये कहानियों में लिख रहा है, जो ये मीटिंग में डिस्क्राइब कर रहा है ना अपना होपलेसनेस हेल्पलेसनेस। मैं इतना होपलेस तो नहीं था, लेकिन फीलिंग मेरी भी ऐसी ही होपलेसनेस की थी। और इससे भी जरूरी दोस्तों क्या खुलासा हुआ मेरे जीवन में, यस आई बिलीव दिस प्रोग्राम कैन वर्क फॉर मी टू। ये जो भाई लोग बैठे हैं, ये जो स्टोरीज बिग बुक में पीछे लिखी हैं, इनके लिए ये प्रोग्राम काम किया है तो मेरे लिए भी काम करेगा। ये 3 सवाल और इन तीनों के सवालों के जवाब मुझे ही देने थे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माय प्रॉब्लम, फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन। ये फॉरवर्ड जैसा ही 1939 में लिखा गया था, सेम टू सेम वैसा ही लिखा गया है। वी दोस्तों, पहला एडिशन, पहली बार ये किताब छपी, और सबसे पहले अगर कुछ लिखा गया तो वो लिखा गया WE, वी। वी कैन डू बट आई कैन नॉट डू। मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता होऊंगा, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो हम में पॉसिबल है, मैं में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस आर मोर देन 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body। रिकवर्ड की बात कर रहा है पहले ही लाइन में। ये वो 100 शराबी हैं, ये वो 70 अल्कोहलिक्स और 30 और उनके अल्कोहलिक्स के एसोसिएट्स, वो लोग हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम रिकवर्ड हो चुके हैं। लेकिन अब ये आर्ग्यूमेंट्स की बड़ी टॉपिक है, बहुत बड़ा। रिकवर्ड, यहाँ तो हम बोलते हैं आई एम एन अल्कोहलिक इन रिकवरी, वन डे एट अ टाइम। यहाँ पर वो कह रहा है रिकवर्ड हो चुके हैं। वो रिकवर्ड दोस्तों बीमारी से नहीं हुए, आगे साफ साफ वो बोल रहा है रिकवर्ड फ्रॉम अ सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। शरीर और मन की निराशाजनक स्थिति से आज रिकवर्ड है। जो मन और शरीर मेरा मुझे चक्रीयों में फंसाए रखता था, मुझे पीने पिलाने में लगाए रखता था, मुझे अपनी जिंदगी खराब करने में लगाए रखता था, आज उस शरीर और मन की भयानक स्थिति, दयनीय स्थिति से मैं दूर हूं। उस चीज से मैं रिकवर्ड हूं, बट नेवर क्योर्ड फ्रॉम अल्कोहलिज्म। शराबीपन नामक बीमारी से मैं कभी भी दूर नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मन और शरीर की निराशाजनक स्थिति से वो लोग रिकवर्ड हो चुके थे, साफ साफ बता रहे हैं। टू शो अदर अल्कोहलिक्स प्रिसाइजली हाउ वी हैव रिकवर्ड। दोस्तों अब कई जगह इस किताब में हम देखेंगे इटैलिक्स में लिखना शुरू किया हुआ है। बीच बीच में सीधा सीधा लिखते हुए इन्होंने टेढ़ा लिखना शुरू कर दिया, ताकि हाईलाइट करें अलग से। अब ये इन्होंने 4 शब्द 5 शब्द अलग से लिखे, प्रिसाइजली हाउ वी हैव रिकवर्ड। प्रिसाइजली क्या होता है? बिल्कुल क्लियर कट तरीके से, प्रिसाइज, महीन बारीकी तौर पर।
कैसे ये लोग शराब से दूर हुए, ये प्रिसाइजली बताएंगे इस प्रोग्राम में। इस किताब में आप कई जगह देखेंगे कि स्पेसिफिकली लिखा होगा, एग्जैक्टली लिखा होगा, जैसे ये प्रिसाइजली लिखा है। प्रिसाइजली का मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली, सटीक, प्रॉपर। कहीं अभी आगे इसी किताब में हम पढ़ेंगे, क्लियर कट डायरेक्शंस भी लिखा होगा। और वैसे हमें कहा जाता है कि प्रोग्राम इज सजेस्टेड ओनली, देर आर नो डूज और डोंट्स इन ए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर मुझे रिकवरी चाहिए तो बहुत जगह मस्ट भी लिखा हुआ है इस किताब में। बहुत जगह डायरेक्शंस दी हुई हैं, और वो मुझे कैसे फॉलो करनी है? प्रिसाइजली फॉलो करनी है, प्रॉपर उसी तरीके से फॉलो करनी है जिस तरीके से प्रोग्राम मुझे बताता है। तब जो है वो रिकवरी इस तरीके की मिल पाएगी कि मेरे जैसा शराबी भी ये बोल सकता है रिकवर्ड फ्रॉम अ सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। उसके बगैर नहीं बोल सकता। मेन पर्पस ही इस किताब का ये है कि प्रिसाइजली आपको ये दिखाए ये किताब कि कैसे वो लोग शराब से दूर हुए और आप भी हो सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड के पास डिनर पर जाता हूँ और वहां पर वो मुझे एक बहुत अच्छा जो है केक बना करके खिलाता है। अब मैं उस केक का फैन हो गया हूँ। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि जो यहाँ पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो हमारे ओल्ड टाइमर्स हैं, स्पॉन्सर हैं मेरा, उनको रिकवरी मिली हुई है, जो वो रिकवरी अगर मुझे चाहिए, तो ये एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि मैं स्पॉन्सर के पास या अपने फ्रेंड के पास डिनर पर गया, उसने मुझे केक खिलाया और मुझे उसकी जो केक है वो बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी कि उसकी रिकवरी जो है दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब वो केक मुझे बड़ा पसंद है और मैंने उससे पूछा, जी कैसे बनाया आपने केक? अब वो मुझे प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि इतने ग्राम बेकिंग सोडा, इतना ग्राम बेकिंग पाउडर, इतने ग्राम मैदा, इतने ग्राम चीनी। प्रॉपर तरीके से उन्होंने बताया, 330 ग्राम मैदा, 300 ग्राम चीनी, 15 ग्राम पाउडर, 15 ग्राम सोडा, 15 ग्राम कोकोआ पाउडर, दो दो ड्रॉप्स ऑफ वैनिला एसेंस। इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर चीजें मुझे दी और वो मैं फॉलो की। और मैंने सोचा अब मैं घर आकर के मैं भी वैसा ही केक बनाऊंगा। मैं लग गया, शुरू हुआ। और अब मैंने देखा कि मेरे पास तो वेइंग स्केल ही नहीं है, मैं मैदा का वजन कैसे करूं? अब बजाय मार्केट जाकर के थोड़े से पैसे खर्च करने के कि मैं एक वेइंग स्केल लेकर के आऊं जिसमें मैं मैदा तोलूं, चीनी तोलूं, और ये छोटी छोटी जो महीन आइटम्स हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनको तोलूं। अब मैं अंदाजे से लग पड़ा हूं शुरू होने। अरे 300 ग्राम कितना होता है? एक कटोरी और डेढ़ कटोरी ऐसे ही तो होता होगा, तो मैं डेढ़ कटोरी डाल देता हूँ, हो गई मैदा इतनी। चीनी इतनी, तो उसको डेढ़ से सवा कटोरी कर देता हूँ, इतनी थोड़ी सी कम करनी है ना। अब मेरे तुक्के चालू होने लग पड़े हैं। अब बेकिंग पाउडर 15 ग्राम है, तो मैं सोच रहा हूँ कितनी चुटकी से डाल दूं ताकि मेरा काम चल जाए। अवन, मेरे मेरे जो फ्रेंड है, मेरे जो स्पॉन्सर है, उन्होंने मुझे बताया कि मुकेश, अवन में जब इसको रखना तो इसको 45 मिनट्स रखना और इसको 330 डिग्री पर रखना। मेरे पास जो अवन है दोस्तों वो 250 डिग्री से ऊपर नहीं जा पा रहा है। मेरे पास छोटा ओवन है। तो मैंने सोचा कि 330 डिग्री पे 45 मिनट्स रखना है, तो 250 डिग्री पे सवा घंटा रख देता हूँ। मैं अपनी कैलकुलेशंस कर करके मैंने सेटिंग कर दी। और अब जो केक बन करके आया, और मैं हूं परेशान क्योंकि वो केक का टेस्ट, फ्लेवर और फ्लफीनेस, क्वालिटी वो सेम नहीं आई जो मैंने अपने फ्रेंड के घर पर, अपने स्पॉन्सर के घर पर खाई थी। अब मैं क्या करूं? अब सेल्फ पिटी गेम शुरू हो गई। भाई अब तो नहीं होगा कुछ, तेरा केक कभी सही बन ही नहीं सकता। ये ये प्रॉब्लम जो है मेरी थी। मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया और उसके बाद भी मेरा केक ठीक नहीं बना। स्पॉन्सर की, ओल्ड टाइमर्स की रिकवरी बहुत अच्छी है, मुझे ही रिकवरी नहीं मिल पा रही। मैं ही ठीक तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर रहा। ये मुझे ढंग से प्रोग्राम नहीं दे रहे, ये मुझे ढंग से समझा नहीं रहे।
ये खुद खुद मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये चाहते नहीं कोई ठीक हो जाए। क्या मैंने प्रिसाइजली फॉलो की डायरेक्शंस? क्या मैंने स्पेसिफिकली एग्जैक्टली वो डायरेक्शंस फॉलो की? जैसा केक उनके घर में बन रहा है, जैसी रिकवरी वो जी रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ फॉलो किया, कुछ डायरेक्शंस को फॉलो किया? क्या मैं वो फॉलो कर पा रहा हूँ? मैं तो तुक्के में, अंदाजे में जी रहा हूँ दोस्तों। और ऊपर से फिर मैं दोष ये लगाता हूँ कि प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है। प्रोग्राम इज वर्किंग 24/7। आप लोगों के जरिए, मेरे जरिए प्रोग्राम काम कर रहा है। देश विदेशों में 200 कंट्रीज हो गई हैं जहां पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस फॉलो हो रहा है। और हर समय टाइम टाइम घूम रहा है, टाइम घूम रहा है, और हर समय कहीं ना कहीं प्रार्थना हो रही है, हर समय मीटिंग हो रही है, हर समय कोई ना कोई रीडिंग कर रहा है, हर समय कोई ना कोई स्टडी कर रहा है। ये ये प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मैं एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, प्रिसाइजली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ मैं इन सब चीजों को। तो प्रॉब्लम इस बिग बुक को, आज हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? बिग बुक स्टडी। वी डोंट हैव टू जस्ट रीड, बट वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। क्या इमोशंस हैं, क्या भाव है ये प्रोग्राम का, ये बताएगा मुझे आगे। ये चीजें मुझे उस तरीके से ही फॉलो करनी है जिस तरीके से किताब प्रिसाइजली मुझे बताती है। अगर मैं नहीं फॉलो करूंगा तो मेरे को भी रिकवरी नहीं मिलने वाली जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं। मेरी बीइंग एन अल्कोहलिक, मेरा एम तो परफेक्शन पे रहता है। चाहता हूं मैं परफेक्शन, लेकिन उसके लिए करना कितना चाहता हूं फिर परफेक्टली चीजों को? उतनी ही चीजों को जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे मुझे मिलता जाएगा। जितने पे मैं काम करूंगा उतना मुझे मिलता जाएगा। For them, we hope these pages will prove so convincing that no further authentication will be necessary. We think this account of our experiences will help everyone to better understand the alcoholic. Many do not comprehend that the alcoholic is a very sick person. डॉक्टर सिलकवत ने साफ साफ बता दिया है कि अल्कोहलिक एक बीमार इंसान है। एंड बिसाइड्स वी आर श्योर दैट आवर वे ऑफ लिविंग हैज इट्स एडवांटेजेस फॉर ऑल। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेन एनोनिमस बिकॉज वी आर टू फ्यू। अभी बहुत थोड़े हैं हम लोग। 1939 में ये लोग 71 + 29 या 100 थे। तो अगर ये अभी एनोनिमस नहीं रहते हैं तो बहुत सारे रीजंस हैं, परेशान हो जाएंगे। वो क्या था दोस्तों कि एकदम से टू एट प्रेजेंट टू हैंडल द ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पर्सनल अपील्स विच में रिजल्ट फ्रॉम दिस पब्लिकेशन। बहुत ज्यादा अगर अपील्स आई, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आई तो ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा एनोनिमस अभी रहने पड़ने की इनकी मजबूरी थी। बीइंग मोस्टली बिजनेस और प्रोफेशनल फोक वी कुड नॉट वेल कैरी ऑन आवर ऑक्यूपेशंस इन सच एन इवेंट। और फिर हम अपना काम धंधा कैसे कर पाएंगे? अल्कोहलिक्स अनोनिमस कभी नहीं मना करती। अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमेशा कहती है, अभी आगे ये बताएगा हमें, कि भैया आपको फंक्शनल रहना है, आपको ऑल ओवर अफेयर्स के साथ साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रहना है। कई लोग यहाँ पर कह देते हैं ए बिजनेस इज माई ओनली बिजनेस। उसका मतलब ही अलग है दोस्तों। उसका मतलब कतई नहीं है कि मैं पूरे दिन ए करता रहूं। ए बिजनेस इज माई ओनली बिजनेस का मतलब ही अलग है, आगे जाकर के हम देखते हैं अभी। वी वुड लाइक इट अंडरस्टूड दैट आवर अल्कोहलिक वर्क इज एन एवोकेशन। क्या खूब लिख दिया। अल्कोहलिक वर्क जो है हमारा एम है, वो एक एवोकेशन है, वो एक हॉबी के तौर पर हम रख सकते हैं। सोल एम और बिजनेस नहीं बना सकते उसको। When writing or speaking publicly about alcoholism, we urge each or of our fellowship to omit his personal name, designating himself instead as a member of Alcoholics Anonymous। बाहर जब भी आप बोलें तो आप नाम ना लें अपना, ए का मेंबर बोलें अपने आप को, अ ग्रेटफुल मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मैं ऐसे बोलता हूँ, वेरी अर्नेस्टली, ईगरली, सिंसेयरली ये गुजारिश कर रहे हैं प्रेस वालों से, टू ऑब्जर्व दिस रिक्वेस्ट फॉर अदरवाइज वी शैल बी ग्रेटली हैंडीकैप्ड। प्रेस वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, मीडिया, न्यूज़पेपर सब परेशान हो जाते हैं, रेडियो, कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो, नाम क्यों नहीं ले रहे हो, नाम क्यों नहीं ले रहे हो, मैं क्या लिखूं। कई कन्वेंशंस में देखा जब प्रेस वाले आते हैं बात करने कि आप नाम क्यों नहीं लिखवा रहे हो, अपना नाम तो लिखवाओ, वो मानते ही नहीं है। लेकिन उनको धीरे धीरे जब हमारी संस्था के बारे में मालूम पड़ता है फिर वो बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द कन्वेंशनल सेंस। वो सरकारी जो चीजें होती है ना, जैसे इंडिया में है, सरकार है, इतने एमपीज हैं, इतने राज्यसभा में इतने एमपीज हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग इतने एमएलएज हैं, विधानसभा में। वो नहीं है सिस्टम, वो वाला सिस्टम कोई नहीं है।
और अब दोस्तों ये आगे आने वाली चीजें हैं, जो हम बोलते तो हैं कि ट्रेडिशंस जो हैं बने हमारे 1950 में, वर्किंग में 1946 के बाद से आए, लेकिन कहीं ना कहीं इसी में 1939 में हमारे कुछ ट्रेडिशंस ज्यादातर ट्रेडिशंस बन चुके थे, जो आगे लिखे हुए आ रहे हैं। देखिए, देर आर नो फीस और ड्यूज वट एवर, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्रेडिशन 7, द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज एन ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। ट्रेडिशन 3, वी आर नॉट allied with any particular faith, sect or denomination, nor do we oppose anyone. Tradition 5, 6, 10, we simply wish to be helpful to those who are afflicted. हम सिर्फ उनके लिए हेल्पफुल रहना चाहते हैं, इसीलिए हम ट्रेडिशन 5, 6 और 10 को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। वी शैल बी इंटरेस्टेड टू हियर फ्रॉम दोज हु आर गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम दिस बुक। ये बहुत जरूरी था शुरुआत से। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रही अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, स्वागत किया हर चीज का, रिजिड नहीं रहे। हर एक से बोले कि हमें चेंज करने के लिए मौका दो, आप हमें बेटर करो, हमें मॉडिफाई करो, हमें अच्छा करो। सारे जो है इंक्वायरी, सारी आपके सजेशंस हम लेंगे और उन पे काम भी करेंगे, और काम किया भी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस धीरे धीरे बनी भी ऐसे ही। रिकवरी का प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ उस दिन से आज तक, लेकिन हमारे आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण थी ये बिल डब्ल्यू साहब की और बसार मेंबर्स की फ्लेक्सिबिलिटी। हर चीज के बारे में सुनना, समझ करके उसको आगे करना। पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज हु हैव कमेंस्ड वर्क विद अदर अल्कोहलिक्स, जो भी जुड़े हुए हैं अल्कोहलिज्म से, एडिक्शन से, उनके लिए तो बहुत ज्यादा आस लगा के रखते थे, और उनको तो स्पेशली भेजते थे। बुक के, जब ये बुक छपी भी नहीं थी उसके पहले सबको भेजा करते थे ये इसके मैन्युस्क्रिप्ट बना बना के कि जी ये कैसा लग रहा है, इसमें कुछ चेंजेस करूं या नहीं करूं, क्या लिखूं इसमें, क्या और लिख सकता हूं। वी शुड लाइक टू बी हेल्पफुल टू सच केसेस। इंक्वायरी बाय साइंटिफिक, मेडिकल, रिलीजियस सोसाइटीज विल बी वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हमने फर्स्ट एडिशन देखा, प्रीफेस देखा जो थर्ड एडिशन में लिखा हुआ है, और हमने थोड़ा बहुत संस्था के बारे में। ट्रेडिशंस की मैं जरूर यहाँ पर बोलूंगा कि ट्रेडिशंस जो है, हम वैसे बात करते हैं कि बाद में बने, लड़ाइयाँ शुरू हुई, जब दिक्कतें शुरू हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बिल डब्ल्यू के दिमाग में पहले से ही ये ट्रेडिशंस थी कि ये संस्था चलेगी कैसे, उसके लिए कुछ तो चाहिए। और वो कुछ यहाँ पर इन्होंने 1939 में जब ये किताब छपी थी, पहले एडिशन में ही वो ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं एक रॉ रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में इन्होंने यहाँ पर लिख दिया था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। किसी के सवाल या कुछ अगर हो तो 10 मिनट है मेरे ख्याल से, अभी 10-12 मिनट। थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स।